हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आशा करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब हम बात करेंगे जो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है। तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या ये बात इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई भी पदार्थ दुनिया में है वो किसी क्या कणों से मिलकर बना है कि नहीं। ठीक है, तो ये पहला है। चलो, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। अब देखो, हमेशा कुछ ना कुछ विचारधारा होती है, तो यहाँ पे बहुत सारी विचारधारा थी, इसमें से दो विचारधारा दे रखी है। अब दो विचारधारा थी। एक विचारधारा तो ये कहती है जो पदार्थ है वो लकड़ी की तरह क्या है, सख्त है, एक तरह से मजबूत है। ठीक है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बने हुए हैं। और दूसरी विचारधारा ये कहती थी कि जो पदार्थ है वो रेत के कणों की तरह कणों से मिलकर बने हुए हैं। मतलब कि एक का कहना था कि भाई वो तो सख्त है, ठीक है, सतत है, मिलकर मजबूत है, ठीक है, किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। और दूसरी विचारधारा कहती थी कि जो पदार्थ है वो रेत की तरह कण होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। अब देखो, ये एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिए। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शक्कर का क्या हुआ, यह कहाँ गायब हो गया? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? अब देखो, अगर हम जब चीनी मिलाएंगे इसके अंदर तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है, पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। तो देखो, इस एक्टिविटी से एक बात तो हमें क्लियर होगी कि जितने ही पदार्थ हैं वो हमेशा कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी याद रखना, जितने ही पदार्थ हैं वो हमेशा कण से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखते हैं, 1.1 में दर्शाया गया है। देखो, ये रहा, घर पर एक्टिविटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब देखो, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 100 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 मिलीलीटर निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में घोल मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे। क्या जल अभी भी रंगीन है? अब देखो, पहले इसमें हम मिलाएंगे एक दो क्रिस्टल, फिर इसको निकाल के इसमें डालेंगे, फिर इसको निकाल के इसमें डालेंगे, फिर इसको निकाल के इसमें डालेंगे, तो देखेंगे अभी तक थोड़ा थोड़ा क्या है, रंगीन तो है। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर भी घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। देखो, तनुकृत का मतलब क्या होता है, उसको धीरे धीरे उसमें पानी को मिक्स करना। ठीक है, तो अगर देखो पानी में मिक्स कर रहे हैं तो उसको बार बार देखो, इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल कर इसमें डाल दिया, फिर मैंने 10 मिलीलीटर निकाल कर इसमें डाल दिया, फिर 10 मिलीलीटर निकाल कर इसमें डाल दिया, जब भी थोड़ा तो रंगीन है अभी भी। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। मतलब कि यह हमें दर्शाता है कि हम एक छोटे से कण से हम बहुत सारा पानी रंगीन कर सकते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि एक ही क्रिस्टल में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों से विभाजित हो जाते हैं, फिर ये कण क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों में भी विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, और एक ऐसी स्थिति आती है कि इस कण को हम और विभाजित नहीं कर सकते। तो देखो, दो बातों साबित होगी कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और यही फिर कि पदार्थ के कण भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और जितने पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी यह हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। अब हम इसे डेटॉल से भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षण गुण। अब बात करते हैं पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब देखो, पदार्थ के जितने भी करते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, ये दो कण है, इनके बीच में क्या हो, खाली स्पेस हमेशा होता होगा।
अब कैसा होता है हम देखेंगे। क्रियाकलाप 1.1 1.2 में नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो आप घर में एक नींबू पानी बनाते हैं, जब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम पानी मिलाते हैं, अब पानी के अंदर जब चीनी मिलाते हैं तो देखा है आपने, जब पानी के अंदर चीनी पूरा गायब हो जाता है तो क्या होता है, पानी के कण होते हैं जो चीनी के कणों क्या करते थे, अपने में समावेशित बल्कि अपने मिला लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या खाली होता है, रिक्त स्थान खाली होता है। तो समझे, दो कणों के बीच में हमेशा रिक्त स्थान खाली होता है। इस एक्टिविटी से आपको पता लग गई होगी। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और यह दर्शाता है कि हर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान हमेशा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1.2.2। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं? तो अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? आप अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? आप अपने प्रेक्षण को नोट करें। देखो, आप मान लो अगर हम घर में कहीं भी अगरबत्ती जलाते हैं तो दूर से इसकी सुगंध आ जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील होते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको घर में या कक्ष के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब ये एक्टिविटी से करना। तो स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। अब बात करेंगे जो ये कण होते हैं, ये पूरा मिक्स होने में कितना टाइम लगता है। हमें मिलाना नहीं है, खुद ही मिक्स होंगे ये। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये सारी एक्टिविटी है। एक और ये देखो, एक गिलास में गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। हिलाइए नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे? अब हमें कुछ नहीं करना, ये भी एक एक्टिविटी है। बोलिए कॉपर सल्फेट का कण ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लो और जल में मिला दो, ठंडे और गर्म में। फिर हम ये देखेंगे कितना टाइम लगता है इन दोनों को मिक्स होने में। मिलाना नहीं है, खुद ही मिक्स होंगे। अब बात करते हैं उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये याद रखें, पदार्थ के कण हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। बल्कि वो हमेशा गति करते रहते हैं, इसलिए उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है और तापमान बढ़ाने पर गति इनकी क्या होती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और तापमान बढ़ने पर उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितने भी कण होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिशील ऊर्जा। और जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो इनकी गति तेज हो जाती है। जब गति तेज होगी तो इनका गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। और हमने एक क्रियाकलाप में देखा था कि जो पदार्थ के कण एक दूसरे में क्या होते हैं, मिश्रित। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों समावेश के कारण होता है। और ये क्या होते हैं, बल्कि एक कण दूसरे कणों का अपने अंदर मिला लेता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विषण कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, विषण। जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण को अपने अंदर पूरी तरह से मिला लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसरण। याद रखना बच्चों, विषण किसे कहते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विषण तेज हो जाता है और गर्म करने पर विषण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, कुछ सब्जी होती है जब हम बनाते हैं तो अब अगर उसको हम गर्म करते हैं तो जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। अगर हम ठंडा या अगर उसे आग ही ना दे तो खाना बन जाएगा नहीं, कण मिक्स होंगे ही नहीं। तो कण अगर हमें जल्दी से खाना बनाना है तो हमें गैस को तेज़ करना पड़ेगा और उसे हमें आग देनी पड़ेगी, जिसमें कणों के अंदर क्या आ जाए, गतिज ऊर्जा आ जाए और गतिज ऊर्जा उनकी क्या हो जाए, तेज हो जाए मिलने की। चलो अब आगे देखते हैं 1.2.3 पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे जो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह इंद्र मिश्मित नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लें। अब देखो, एक दूसरे को कसकर पकड़ ले दिखाऊंगा अभी। ठीक है, 1.3
दो समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान होता है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह को कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? अब देखो सीधी सी बात है, अब जिसने हाथ पकड़ा उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिन्हें उंगली पकड़ी उसको आराम से तोड़ सकते हैं, और जिन्होंने एक दूसरे को ढंग से पकड़ रखा है पीछे से तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उन्हें भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? अब देखो लोहे के कील, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, चौक को आसानी होगा, ठीक है, और रबर बैंड तो और आसान होगा। चलो अब आगे देखते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल का कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसको आकर्षण बल कहते हैं। अब देखो आकर्षण बल किसे कहते हैं? जब एक कण दूसरे कण से किसी बल द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? आकर्षण बल, ठीक है। ये भी कह सकते हो जब एक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित कहते हैं उसे कहते हैं आकर्षण बल। सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है और ये क्या होता है? सब में अलग अलग होता है। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। तो बच्चों ये वीडियो आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। इसमें कैसे हमने सारी चीज़ें करी, सारी एक्टिविटी पढ़ी, तो इसको ढंग से समझिए और अगर आप बना सकते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।